गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कर रहे थे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको दोनों वीडियो लेक्चर में बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, और सेकंड केन्ज का रोजगार सिद्धांत। तो आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो मैं इसकी आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले लेसन में की थी हमने ये, पर जो बच्चे वो वीडियो नहीं देख पाए उनके लिए ये जो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है ये किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है। यह सिद्धांत एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, माल्थस तथा मार्शल और पिगू, इन अर्थशास्त्रियों के विचारों को समन्वय करके बनाया गया है। और इस सिद्धांत का जो मुख्य कथन है या जो मेन इसका कंक्लूजन है वो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल फ्यूचर ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। इसका क्या अर्थ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है वो हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है, ना ही तो उसमें बेरोजगारी पाई जाती और ना ही अति रोजगार की समस्या रहती है। तो हम इस सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे। तो कल हमने इसकी दो पॉइंटों की व्याख्या की थी। पहला किया था इसका मजदूरी की लोचशीलता या मजदूरी में परिवर्तन, तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या हम इन तीनों पॉइंटों के दृष्टिकोण से करेंगे। कल हमने डिस्कस किया थे मजदूरी की लोचशीलता या मजदूरी की दर में परिवर्तन, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कैसे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन में रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन वेजेज। इसके बाद किया था
सेज लॉ ऑफ मार्केट और चेंज इन इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी मार्केट। से का बाजार नियम, ब्याज की दर में परिवर्तन या वस्तु बाजार में संतुलन। और तीसरा जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, कीमतों में परिवर्तन या कीमत स्तर की लॉसशीलता अथवा मुद्रा बाजार में संतुलन। मुद्रा बाजार में संतुलन कैसे होता है ये देखेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। मजदूरी की लॉसशीलता या मजदूरी में परिवर्तन तो क्या होता है, जो मजदूरों की मांग है वो वास्तविक मजदूरी की दर पर निर्भर करती है और मजदूरों की जो पूर्ति है वो भी वास्तविक मजदूरी की दर पर निर्भर करती है। पर मजदूरों की मांग है उसका वास्तविक मजदूरी की दर के साथ विपरीत संबंध है, यानी कि जब वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ती है तो मजदूरों की मांग कम की जाती है और जब वास्तविक मजदूरी की दर कम होगी तो मजदूरों की मांग ज़्यादा की जाएगी। और मजदूरों की जो पूर्ति है उसका वास्तविक मजदूरी से सीधा तथा प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि जब वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ेगी तो मजदूरों द्वारा अधिक पूर्ति की जाएगी मजदूरों की श्रम की, और जब वास्तविक मजदूरी कम होगी तो मजदूरों की पूर्ति कम होगी। तो इस तरह से यदि अर्थव्यवस्था में किसी समय बेरोजगारी पाई जाती है तो क्या होगा। बेरोजगारी की स्थिति में आप जानते हैं कि मजदूरों की मांग है वो कम होगी, मजदूरों की पूर्ति ज़्यादा होती है, इसलिए नगद मजदूरी कम हो जाएगी। नगद मजदूरी कम होने से वास्तविक मजदूरी कम होगी, वास्तविक मजदूरी कम होने से मजदूरों की मांग बढ़ेगी और बेरोजगारी की स्थिति दूर होकर पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। दूसरा इसका पॉइंट था से का बाजार नियम अथवा ब्याज की दर में परिवर्तन या वस्तु बाजार में संतुलन कैसे होता है। से का बाजार नियम कहता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अर्थात जितना कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह इसके साथ साथ उत्पादन के साधनों को उनकी साधन आय के रूप में भुगतान करता है, और वो जो साधन आय है वो व्यक्ति जो साधन आय से अन्य वस्तुओं की मांग पैदा करते हैं। तो इस तरह से जब कोई उत्पादक किसी वस्तु की बाजार में पूर्ति करता है तो उसके साथ साथ साधनों को आय के रूप में इनकम प्राप्त होती है और वो साधन इस आय को आगे अन्य वस्तुओं की मांग पैदा करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसलिए जब किसी बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो उसके साथ साथ उसकी मांग भी पैदा हो जाती है। तो ये कहता है से का बाजार नियम। तो इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, तो अर्थव्यवस्था या में जितना उत्पादन किया जाएगा वो बिक जाएगा और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहेगी। परंतु अल्पकाल में ये हो सकता है कि साधन आय का जो प्राप्ति है व्यक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपनी सारी आय को खर्च ना करें, तो इस स्थिति में क्या होगा, कुछ आय वो बचा लें। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस जो बचत की है व्यक्तियों ने, इस बचत को वो आगे निवेश कर दिया जाएगा तो फिर से कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन में रहेगी। थर्ड पॉइंट है इसका, वो आज हम डिस्क्राइब करेंगे। कीमतों में परिवर्तन, कीमत स्तर की लॉसशीलता अथवा मुद्रा बाजार में परिवर्तन। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में जो कुल पूर्ति है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। कुल पूर्ति उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है और कुल मांग मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में कुल पूर्ति उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है
और कुल मांग मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। और कुल मांग मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करने का मेन इसके पीछे जो रीजन है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मुद्रा का प्रयोग या मुद्रा की मांग केवल लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए मुद्रा को धन का संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, केवल और केवल विनिमय के माध्यम का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, कुल मांग बढ़ जाती है, और मुद्रा की मात्रा कम होने से मुद्रा की मांग या मुद्रा की मात्रा कम होने से कुल मांग कम हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, कुल पूर्ति बराबर होनी चाहिए कुल मांग के, ताकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलन में रहे। इसके लिए कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होनी चाहिए। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की एक और मान्यता थी, उनके अनुसार कुल उत्पादन या वस्तु की कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहती है। इसका क्या अर्थ है, अतः इस सिद्धांत के अनुसार कुल पूर्ति वक्र है वो एक सीधी खड़ी रेखा होता है। अतएव अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन पाया जाता है उसे कुल मांग या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके स्थिर रखा जा सकता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुल पूर्ति स्थिर रहती है। इसे हम एक वर्टिकल खड़ी लाइन द्वारा शो करते हैं। तो कुल मांग या जो असंतुलन उत्पन्न होगा उसे कुल मांग या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके ही हम स्थिर कर सकते हैं। तो इस संबंध में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया जिसे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस सिद्धांत में क्या देखो, इसकी इक्वेशन है mv इज इक्वल टू p। m क्या है यहाँ, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की वेलोसिटी ऑफ मनी, चलन गति। इसका क्या अर्थ है, मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, उसे हम मुद्रा की चलन गति कहते हैं। P क्या है, प्राइस लेवल, और T क्या है, ट्रेड ट्रांजैक्शन। ट्रेड ट्रांजैक्शन व्यापार के सौदे या अर्थव्यवस्था में बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा, इसे ट्रेड ट्रांजैक्शन से। तो ये क्या है, mv इज इक्वल टू pt। m क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, v वेलोसिटी ऑफ मनी, p प्राइस लेवल, t ट्रेड ट्रांजैक्शन। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्पकाल में v एंड t है वो कांस्टेंट रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आता। तो ये इक्वेशन रह जाएगा m इज इक्वल टू p। और जो मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में संबंध है वो एक पक्षीय संबंध है, वन साइडेड रिलेशन। इसका क्या अर्थ हुआ, p इज ए फंक्शन ऑफ m, यानी कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उत्पादन तथा रोजगार जैसे वास्तविक तत्वों में परिवर्तन नहीं होता।
मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से केवल और केवल कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। ये वन साइडेड रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का मुद्रा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे वन साइडेड रिलेशन दिखाया गया है। इसको m इज ए फंक्शन ऑफ p नहीं लिख सकते हम, ये गलत है। तो ये वन साइडेड रिलेशन है। p इज ए फंक्शन ऑफ m। p यहाँ है डिपेंडेंट वेरिएबल, m है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष और सीधा प्रभाव पड़ता है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा कम होने पर कीमत स्तर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत दिया गया परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और इस सिद्धांत के अनुसार अब हम देखेंगे कि किस तरह से कीमत स्तर में परिवर्तन होने पर कुल मांग तथा कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहते हैं, ये देखेंगे। ये डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे कि कीमत स्तर में किस प्रकार परिवर्तन होंगे ताकि कुल मांग तथा कुल पूर्ति संतुलन में बनी रहे। तो ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। OY एक्सिस पे प्राइस लेवल और OX एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। और पूर्ति वक्र, जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुल पूर्ति वक्र सीधी खड़ी रेखा होती है, वर्टिकल लाइन, क्योंकि कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार स्तर पर स्थिर रहती है। तो इसे हम OQ से दिखाएंगे। OQ जो स्तर है वो पूर्ण रोजगार का स्तर है। यहाँ पर जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिला हुआ है, तो ये पूर्ण रोजगार स्तर बिंदु है OQ। और कुल पूर्ति को हमने AS रेखा द्वारा दिखाया है जो OYX के समांतर है। इसका अर्थ है कि अब इससे आगे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रा करेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरह से कुल मांग तथा कुल पूर्ति में संतुलन होता है। ये है AD और ये प्राइस लेवल हो जाएगा यहाँ पर OP। तो AD और AS एग्रीगेट डिमांड और AS एक दूसरे को E बिंदु पर कट कर रहे हैं, तो ये संतुलन का बिंदु है। इस बिंदु पर OP कीमत स्तर तय होगा और OQ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये पूर्ण रोजगार का स्तर है OQ और ये AS कुल पूर्ति वक्र है। अब मान लो किसी कारण अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाती है, तो ये हमने AD1 ड्रॉ करेंगे। AD1, इसमें देखो क्या होगा, मांग कम होने पे क्या होगा, रोजगार कम होकर OQ1 हो जाएगा। मांग कम होने पे यहाँ इस बिंदु पे देखेंगे P, इसको A से ले लेंगे। मांग कितनी है PA, पूर्ति कितनी है PE, तो इसलिए कुल मांग कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो क्या होगा, उत्पादकों के पास वस्तुओं के स्टॉक बढ़ जाएंगे और उनकी कीमतें कम हो जाएंगी, वो आगे वस्तुओं का उत्पादन कम कर देंगे। तो इस बिंदु पे OQ1 लोगों को पूर्ण रोजगार स्तर से रोजगार का स्तर कम हो गया है
और इतनी बेरोजगारी हो गई है अर्थव्यवस्था में। अभी क्या होगा ये देखिए, जब ये अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर संतुलन में है तो ये अल्पकालीन संतुलन है, और अर्थव्यवस्था इस बिंदु से होती हुई इस बी बिंदु पे आ जाएगी और अर्थव्यवस्था में फिर से पूर्ण रोजगार का स्तर स्थापित हो जाएगा, परंतु इसके लिए कीमत स्तर है वो कम होकर OP1 हो जाएगा। ये किस कारण हुआ? जब अर्थव्यवस्था ई बिंदु पर संतुलन में है तो कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर है, परंतु जब ये संतुलन बिंदु भंग हो जाता है, मान लो मांग गिरकर AD1 हो जाती है, तो मांग कम होने से पूर्ति ज़्यादा होने से क्या होगा कि वस्तुओं के स्टॉक बढ़ जाएंगे, इससे वस्तुओं की कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी और कीमत स्तर कम होकर OP1 हो जाएगा और अर्थव्यवस्था ई बिंदु से ए की तरफ होती हुई फिर से बी बिंदु पर संतुलन में आ जाएगी और इस बी संतुलन बिंदु पर OQ पूर्ण रोजगार संतुलन का बिंदु प्राप्त हो जाएगा। जितने लोग कार्य करने को तैयार हैं उन सभी को रोजगार मिल रहा है, तो ये पूर्ण रोजगार स्तर का बिंदु है। और अब यदि मान लो दूसरी स्थिति मांग बढ़कर AD2 हो जाती है तो क्या होगा? मांग बढ़कर AD2 हो जाने से ये अल्पकाल में अति रोजगार की समस्या दिखाई देगी, ओवर एम्प्लॉयमेंट की, परंतु इसमें क्या होगा, ये अति रोजगार नहीं होगा और मांग बढ़ने पे कुल मांग ज़्यादा हो गई है, यहाँ AD ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो केवल और केवल कीमत स्तर बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था EGH पर आ जाएगी और कीमत स्तर बढ़कर OP2 हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन पर ही रहेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अर्थव्यवस्था कहाँ है? कुल मांग तथा कुल पूर्ति वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ OQ पूर्ण रोजगार स्तर है और OP कीमत स्तर तय होगा। यदि अब मांग गिर जाती है तो जनरली मांग गिरने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने का भय रहता है, परंतु परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मांग कम होने से केवल और केवल कीमत स्तर कम हो जाएगा, OP1 हो गया है कीमत स्तर, परंतु अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन पर ही रहेगी। इसी तरह से मांग बढ़ने पर केवल और केवल कीमत स्तर बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन पर स्थिर रहेगी। और इससे आगे कीमत स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि AD और जो प्रारंभिक मांग वक्र AS है वो एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं और ये फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल प्रोडक्शन का बिंदु है, क्योंकि इससे आगे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इससे आगे यदि मांग बढ़ेगी तो केवल और केवल कीमत स्तर बढ़कर OP2 होगा। तो इस तरह से हमने आज परंपरावादी रोजगार का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या की। इसकी व्याख्या अपने 3 पॉइंटों के तहत करनी है। 3 जो मेन इसके तथ्य हैं, मजदूरी की रोजशीलता या मजदूरी में परिवर्तन, सेकंड इज से का बाजार नियम या ब्याज की दर में परिवर्तन या ब्याज की लोचशीलता अथवा वस्तु बाजार में संतुलन, और लास्ट कीमतों में परिवर्तन या कीमत स्तर की लोचशीलता अथवा मुद्रा बाजार में संतुलन। ये इस डायग्राम में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार स्तर पर संतुलित रहेगी। यदि मांग बढ़ती है या कम होती है तो केवल और केवल कीमत स्तर में परिवर्तन होंगे, परंतु अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर ही संतुलन में रहेगी। तो इस तरह से ये व्याख्या आपने रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की करनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो इक्वेशन हैं और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो करेंगे। थैंक यू।